हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रॉप्स के कॉन्सेप्ट को कवर किया था। इस वीडियो में भी हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम टर्मिनल को ओपन करेंगे और टर्मिनल को ओपन करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। सिंपली कमांड टाइप करेंगे npm start। सॉरी फॉर दैट, npm start। ओके, अब हमारे प्रोजेक्ट ब्राउज़र पर रेंडर होगा। जब तक ये रेंडर हो रहा है, अभी रेंडर होने के बाद आई थिंक ये रेंडर हो रहा है। हमारा प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे स्टार्ट हो चुका है, लोकल होस्ट 3000। अब हम लोगों ने ये काफ़ी इसकी यूआई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखने का अभी यहाँ पे बनाया हुआ था प्रोजेक्ट और कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे थे। हम लोगों ने यूआई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें कुछ एक नया कॉन्सेप्ट आता है इसमें, इवेंट का। तो इसमें इवेंट हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। तो इवेंट हैंडलिंग कैसे होती है उसमें, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग इवेंट को हैंडल करते थे और कई सारी चीज़ें होती थी उसमें भी, बट इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है इवेंट हैंडलिंग। यहाँ पे हम जब किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या प्रॉप्स के ही थ्रू होती है इवेंट हैंडलिंग इसमें भी। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब क्या करना है हमें, हम सिंपली थोड़ी सी यूआई सही कर लेते हैं। हमें थोड़ी सी यूआई बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही है और हम करेंगे क्या। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को फाइल फोल्डर जो स्ट्रक्चर है वो बताया हुआ है। यहाँ पे index.js एक फ़ाइल है, ठीक है। तो इस फाइल को क्या करना है, एक तो ये फाइल जो हमारी मेन फाइल है। ये मेन फाइल क्यों है, क्योंकि हमारा जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, index.js, ठीक है। ये हमारा मेन कंपोनेंट है, जिसे हम पेरेंट कंपोनेंट भी कह सकते हैं, एंट्री पॉइंट कह सकते हैं हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो ये हमारा मेन कंपोनेंट है और इसमें हमने क्या करा है, हमने इसमें ना CSS को इंपोर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। CSS की फ़ाइल को, ठीक है, CSS की फ़ाइल को इंपोर्ट करके रखा है। अब हम इस पर क्लिक करें तो डायरेक्टली हम CSS की फ़ाइल पे जंप कर जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या यहाँ पे app.js फाइल क्रिएट करने की नीड है। देखिए, अगर आप जब बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है, तो जब बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो जनरली वहाँ पे ना बहुत सारी लॉट ऑफ फाइल्स हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें ना बार बार CSS को मेन फाइल में आके, जब हम मेन फाइल में, मान लीजिए हमारी ये की फाइल है CSS की, ठीक है। अब हम इसमें ढूंढेंगे, हमारी बहुत लंबी CSS हो जाएगी, मल्टीपल लाइन्स हो जाएंगी, तो हमें सर्च करने में दिक्कत होती है। जैसे कभी प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है CSS की, तो तब हमें ना मल्टीपल फाइल को क्रिएट करने की नीड होती है। जैसे मैंने app.js एक कंपोनेंट बनाया, उसकी एक फ़ाइल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोड है ना, तब जाके स्पेसिफिक फ़ाइल बनाइए स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए, वरना हमें नीड नहीं है। अभी हम छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हमें एक ही फ़ाइल की नीड है। हम इसी में, जैसे कि आप लोग HTML का कोड जब लिखते हैं तो नॉर्मली ज़्यादा फाइल नहीं बनाते थे हम लोग। जब HTML CSS की फ़ाइल बनाते थे ना, नॉर्मल छोटी सी वेबसाइट बनाना है लाइक पोर्टफोलियो टाइप की, तो हम 2 फाइल बनाते थे जनरली CSS की। एक तो हो गई हमारी रेस्पॉन्सिवनेस वाली फ़ाइल और एक नॉर्मल फ़ाइल। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। और भी कई तरीके हैं इसमें CSS को रेंडर कराने के लिए। यानी कि देखो, यहाँ पे तो लिखाती है, जैसे कि अब app.js में ही चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखाता है, यहाँ पे तो लिखाती है JSX, ठीक है। अब हम CSS तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ये JSX को HTML ही बोल सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, HTML लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे भी स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं, CSS लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका होगा, यहीं पे लिख सकते हो या ऊपर भी लिख सकते हो या नीचे लिख सकते हो, एक स्पेसिफिक जगह, बीच में कचड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। वो भी मैं तरीका बताऊँगा, बहुत सारे तरीके हैं। और आप चाहें तो एक स्पेसिफिक फ़ाइल बना सकते हैं, सबसे बड़ी तरीका है। तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमारी app.js है ना, इसको डिलीट कर देते हैं। अभी इसकी हमें नीड नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब हमने इसमें इसको इंपोर्ट कर लिया, ऐप को इंपोर्ट कर लिया। अब ऐप के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे ना, वो सबको कवर करेगी index.css, ठीक है। तो ऐप के अंदर, हमारा जो ऐप है ना, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबको कवर करेगी हमारी CSS,
ठीक है, तो अब हम जाते हैं हमारे नैप बार पे। ये हमारे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसको करते हैं Ctrl+X और डॉट नैप बार एंटर, और जो भी हमारा था यहाँ पे, ठीक है। लाइक मैं LI ले लेता हूँ और LI को करेंगे कॉपी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, होम, और यहाँ पे देते हैं अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं हम कुछ भी, H1 दे देते हैं, एक H1 रिएक्ट ट्यूटोरियल, ओके। अब हम जो नैप बार है ना, इसको करेंगे कॉपी। ये हमने क्लास है, ठीक है। क्लास नेम की जगह यहाँ पे वो सॉरी क्लास की जगह यहाँ पे क्लास नेम यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक क्लास है नैप बार, ओके। तो हम जाएंगे हमारे मैन CSS फाइल के ऊपर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो बॉडी यहाँ पे हुआ है, आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो आप वहाँ पे यूज़ करते थे ना, वही यूज़ करा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन 0 पिक्सल, नाउ पैडिंग 0 पिक्सल, ओके। पैडिंग भी 0 पिक्सल, और यहाँ पे डॉट, सिंपली हम क्लास का यूज़ किया तो डॉट ही यूज़ करेंगे। नैप बार डिस्प्ले फ्लैक्स दे देता हूँ मैं, डिस्प्ले फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ओके। एंड अलाइन आइटम भी सेंटर ही देना चाहूँगा मैं, और हाँ, बैकग्राउंड कलर भी दूंगा। ऑब्वियसली ब्लू नहीं देना मुझे। बैकग्राउंड कलर में क्या दूँ, कुछ भी एक रैंडम दे देता हूँ, डार्क सा, ओके। और इसका कलर क्या दूँ, टेक्स्ट का जो भी इसके अंदर कलर है, इसका कलर मैं लिख दूंगा वाइट, ओके। और फॉन्ट साइज रहने देते हैं, हम पैडिंग देंगे थोड़ी सी सभी में। पैडिंग इसमें नहीं देते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ी पैडिंग तो दे ही देते हैं, वरना वो चिपक ही जाएगा उससे, ठीक है। तो हम पैडिंग भी दे देंगे 10 पिक्सल की, ठीक है। तो हमने इतना कर दिया, और देखते हैं अभी क्या होता है। app.css नहीं है, ठीक है। ये बोल रहा है ऐप डॉट नॉट फाउंड, मॉड्यूल नॉट फाउंड, app.css नहीं है। अब app.css नहीं है, और हमने कहीं ना कहीं इसको इंपोर्ट करके रखा होगा, तो ऐप में ही आते हैं। देखो यहाँ पे app.css हमने अभी डिलीट कर दी, और हमने इसको इंपोर्ट करके रखा हुआ था, तो ये एरर थ्रू कर रहा था। अब हम एरर थ्रू अब नहीं करेगा, ठीक है। Ctrl+S, नाउ आई थिंक अब हम रेंडर हो जाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। आई थिंक पहले से बेटर है, पहले से बेटर है। और ये यहाँ पे पता है आप लोगों को डॉट किस लिए दिख रहे हैं, बेसिकली मैंने LI का यूज़ किया है। तो मैं क्या करता हूँ, जाऊँगा नैप बार पे, और अल्ट को प्रेस करते हुए ना मल्टी कर्सर यूज़ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं मैं क्या दे दूँ, पैराग्राफ भी दे दूँ ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैं देना चाहूँगा, एक्चुअली LI ही रहने देते हैं, और यहाँ पे मैं इनके भी क्लास नेम दे देता हूँ। क्लास नेम दे देता हूँ मैं नैवलिंक, ठीक है। क्या देते हैं इसको, क्लास नेम नैवलिंक, ठीक है। यानी कि इसका क्लास क्या है, नैवलिंक है। तो अब नैवलिंक के लिए भी थोड़ी सी CSS लिख लेते हैं, डॉट नैव लिंक, ओके। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं, और थोड़ी सी फॉन्ट साइज भी दे देते हैं, बोल रहा है तो ओके। हम इसको ना कर्सर थोड़ा करना चाहूँगा मैं, कर्सर पॉइंटर कर देता है, ठीक है। Ctrl+S, कर्सर मैंने पॉइंटर कर दिया। अब ये ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और ठीक है, पहले से बेटर है। तो अब हमें क्या करना, देखो हमने तो CSS जो मेन फाइल की CSS थी जो भी थी हमने डिलीट कर दी, तो हमारे जो भी है यहाँ पे आएगा। ठीक है, आ रहा है, यहीं पे आ रहा है, और ठीक है दिख रहा होगा यहाँ पे आ रहा है। तो हमने CSS तो उड़ा दी थी, तो पहले तो सेंटर में आता था, अब नहीं आता है। अब मेनली ना एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे नाम दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, जो भी नाम है, नाम दिख रही है, एज दिख रही है, 2 दिख रही है, ठीक है। जैसे फुटर लिखा हुआ है, ठीक है, एक रिएक्ट लिखा हुआ है, रिएक्ट कहाँ लिखा हुआ है ये भी देख लेते हैं। रिएक्ट लिखा हुआ फुटर फुटर फुटर, ठीक है, app.js में लिखा है एक्चुअली रिएक्ट, ठीक है। इसको हटा देते पैराग्राफ, ना परफेक्ट। और हम आएंगे फुटर पे। फुटर में आने के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दिस इज जो फुटर लिखा है ना, ठीक है, इसमें कुछ करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को डाटा दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है डाटा.name। तो आप लोग क्या मतलब जो प्रॉप्स से डाटा आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं क्या? प्रॉप्स से जो डाटा आया है इसको चेंज कर सकते हैं क्या यहाँ पे? बिल्कुल कर सकते हैं, पर क्या UI पे भी चेंज होगा? चलो देखते हैं, एक काम करते हैं, जो मैं प्रॉप्स डाटा है ना उसको हटा देता हूँ, अभी के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे लिखूँगा कुछ लाइक जिससे मेरा नाम लिख दिया, कुछ, हाँ यहाँ पे दे देता हूँ, एक वेरिएबल बनाऊँगा मैं, ठीक है। मैंने लिया लेट नेम देवेश, ठीक है, और लेट एज क्या लिखते हैं, 21, ओके, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। कॉमा क्यों लगा रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट थोड़ी बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने नेम और एज को यूज़ कर लिया। अब हमें भी पता है कि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे नेम यूज़ करूँगा तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे नेम ही दिखेगा ना, मुझे नाम तो दिखेगा नहीं, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ता है, मैंने पहली वीडियो में बताया, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो जब मैं यूज़ करता हूँ तो मैं जावास्क्रिप्ट एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे देवेश दिखाई देगा, ओके। अब मुझे एज भी यूज़ करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज दे देता हूँ, सिंपली कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो जैसे डाटा प्रॉप से जो डाटा आ रहा था वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल में डिफाइन कर दिया। कुछ नया नहीं है अभी तक, अब कुछ नया होने वाला है, ठीक है। नया क्या होने वाला है, अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक बटन, ठीक है। मैंने एक बटन दिया और मैंने बटन में लिखा चेंज नेम, ठीक है, चेंज नेम, ठीक है। मैंने बटन में लिखा चेंज नेम, ओके। यहाँ पे मैंने बटन में लिखा चेंज नेम लिखने के बाद यहाँ पे अब मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूँगा ना, तो मुझे एक इवेंट फायर करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे एक इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आता है प्रॉप्स में, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ऑन क्लिक, ठीक है। तो ये ऑन क्लिक एक इवेंट हैंडलर होता है रिएक्ट में, ठीक है। अब इसको क्या, ये होता है यूजली कैमल केस सिंटैक्स में होता है। आप लोग पता है कैमल केस सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। और अब जैसे ही जो ऑन क्लिक बटन फायर होगा, मतलब जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा, ऑन क्लिक मतलब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना तब ये फायर होगा। तो ये करेगा क्या, इसके अंदर कुछ फंक्शनलिटी डालते हैं, तो ये क्या करेगा, एक फंक्शन क्लिक कर देगा, ठीक है। तो मैं बताऊँगा चेंज हैंडलर, HANDLER, ठीक है। चेंज हैंडलर नाम का एक फंक्शन मैंने यहाँ पे पास कर दिया। वो फंक्शन है कहाँ, चलो फंक्शन को बनाना भी तो पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, रिटर्न से पहले फंक्शन को डिफाइन करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन दूंगा, मैंने एक फंक्शन दिया, वही चेंज हैंडलर फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर मैं लिखूँगा कि अरे रिटर्न से भैया, रिटर्न के पहले मत करो, रिटर्न के ऊपर होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि करते हैं एक फंक्शन कर दिया, और फंक्शन यहाँ पे बना दिया, डिफाइन कर दिया। पहले तो मैंने पास कर दिया था, डिफाइन नहीं किया था, अब मैंने डिफाइन भी कर दिया है एक फंक्शन। बट फंक्शन क्या करता है, अभी कुछ भी नहीं है। फंक्शन क्या करता है, फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन करेगा क्या, जो नेम है ना, नेम उसकी जो
वैल्यू क्या है अभी, अभी देवेश है, ठीक है, उसकी वैल्यू देवेश नहीं, उसकी वैल्यू क्या करेगा, विशाल करेगा, ठीक है, क्या करेगा, विशाल करेगा, ठीक है। देवेश की क्या कर देगा, विशाल कर देगा, क्या कर देगा, देवेश की जगह विशाल कर देगा। बट कब करेगा, जब हम जैसे ही ऑन क्लिक करेंगे, और साथ ही साथ वो मुझे पता कैसे चलेगा, मैं ना कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, क्या कर दो, नेम, क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग किसको कर दो, नेम को कर दो। सिंपली मैंने ये चीज़ करूँ है, ठीक है। जैसे ही मैं फंक्शन पे क्लिक करूँगा तब, ठीक है, फंक्शन है तो एक काम करता हूँ ना, मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे ये लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये पास कर दिए। अब देखते हैं क्या होता है। अभी हम आए, जैसे मैं चेंज नेम पे क्लिक करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे, जूम इन कर लेंगे, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा है, ना नाम चेंज हो रहा है ना कुछ हो रहा है। एक्चुअली देखते हैं उधर उधर क्या है। हम खोलेंगे हमारा कंसोल, कंसोल में विशाल आ गया, 2 बार फायर हो गया है, ठीक है, 2 बार फायर हो गया है। तो ये बार बार कंसोल में हो रहा है, तो हम इसको देखते हैं थोड़ा। कंसोल की जगह हम अलर्ट कर देते हैं, ALERT, अलर्ट, अलर्ट कर दो आप, क्या अलर्ट कर दो, नेम को अलर्ट कर दो, ठीक है। तो हम जाते हैं यूआई पे, यूआई पे गए तो ये तो अपने आप चल गया। विशाल क्यों आ रहा है, विशाल क्यों आ रहा है, एक्चुअली फिर से रिलोड करते हैं। जैसे ही हमने रिलोड किया, विशाल आ गया, ठीक है, ओके ओके, 2 बार फायर हुआ, बट हमने तो इस पर क्लिक नहीं किया, जब क्लिक करना था तब आना था। तो अगर आप ऐसा करोगे ना, यहाँ पे ये ब्रैकेट का यूज़ करोगे ना, तो होगा क्या, अपने आप कॉल हो जाएगा। तो अपने आप कॉल नहीं होना चाहिए ना भैया, तो इसे यूज़ नहीं करना है। अगर आप इसे यूज़ करते हो तो अपने आप कॉल हो जाता है, ठीक है। तो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रहे। और अब देखो क्या हो रहा है, नाम लेकिन अभी भी चेंज नहीं हो रहा है, नाम लेकिन अभी भी चेंज नहीं हो रहा है। हम क्लिक कर रहे हैं ना, ठीक है, ये तो परफेक्ट है, जब क्लिक कर रहे हैं तभी यहाँ पे अलर्ट हमको शो हो रहा है। बट अभी भी नाम चेंज नहीं हुआ। नाम चेंज क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे का क्या रीज़न है, चलो वो अभी भी समझते हैं। देखो नाम चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब हमने इसको नाम चेंज किया ना, नेम की जगह पे ये अपडेशन किया, बट यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ, इसने ना नेम की जगह पे विशाल कर दिया। बट क्या यूआई अपडेट हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, रीज़न ये है कि जब हमने अपने ऐप को रेंडर कराया, रिफ्रेश किया, रेंडर हो गया, रेंडर हो गया तो उसने कोड कैसे चलाया, कोड उसने ऐसा चलाया कि हाँ यहाँ से कोड स्टार्ट होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। उसने यहाँ से कोड चलाया, इम्पोर्ट रिएक्ट, ठीक है, यहाँ से चलाया। नेम क्या है, उसने नेम को रीड किया, देवेश, ठीक है, एज को रीड किया, 21 है, ठीक है। उसने दोनों यहाँ पे, फिर उसके बाद ये फंक्शन तो कॉल ही नहीं होगा क्योंकि जब हम क्लिक करेंगे तब कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसको स्किप करते हुए यहाँ पे आया, उसने इसको यहाँ पे यूआई पे दिखाया, नेम को दिखाया, नेम क्या था, नेम देवेश था तो उसने दिखा दिया। एज क्या थी, एज 21 थी तो उसने दिखाया। अब हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपडेट तो हो जाता है, लेकिन ये फिर से रेंडर नहीं होता, याद रहे, ये फिर से रेंडर नहीं होता, तो नाम अपडेट ही नहीं होता है। बट एक्चुअल में नाम अपडेट हो जाता है, यहाँ पे यूआई पे अपडेट नहीं होता है। तो यूआई पे अपडेट करने के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, वो है रिएक्ट हुक्स। अब रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं, रिएक्ट हुक्स को डीपली में पढ़ने के लिए जनरली ना यूज़ करना पड़ेगा रिएक्ट हुक्स, ठीक है। तो वो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ेंगे रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 2 चीज़ें सीखी। एक तो हमने इवेंट्स को सीख लिया, पास करना, ठीक है। इवेंट जब हम क्लिक करते हैं तो क्या, और भी कई इवेंट होते हैं, आप लोग चाहें तो ऑब्जर्व कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। और भी कई सारे इवेंट्स होते हैं जिन्हें आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं इन रिएक्ट में। मैंने बस एग्जांपल दिया। और यहाँ पे एक CSS हम लोगों ने सीखा कि CSS को कैसे और कितनी स्टाइलों से, यूजुअली हम लोगों ने मेन देख लिया कि CSS कैसे रिएक्ट में इंपोर्ट किया जाती है, ठीक है। तो कोई भी कठिन बात नहीं है इसमें, ठीक है। देखो कई चीज़ें जो अभी समझ में नहीं आएंगी, बट यूज़ करने से ही आएंगी और प्रैक्टिस से आएंगी। तो आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग
अपनी कमेंट्स को पास कर सकते हैं। यूजुअली मैं कमेंट सेक्शन में देखने वाला हूँ और यहाँ पे दिल भी दूंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जिसका नाम है रिएक्ट हुक्स। डीपली में देखेंगे रिएक्ट हुक्स होते क्या हैं। ओके, धन्यवाद।